वो शायद एक स्पेशल केस का एग्जांपल हो। ठीक है, हम इसको एक बार चेक कर लेना। चेक करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला एक्चुअली लास्ट वीक। अच्छा सुनो, आज का अपना एजेंडा बहुत छोटा सा है। एस ब्लॉक ही जब कंप्लीट करेंगे, पी ब्लॉक का वो जो रिएक्शन है वो तुम लोग को मार्क आज करा देंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है, ठीक है। तुम लोग एक बार उसको याद करने की कोशिश करना, लेकिन आज पी ब्लॉक में घुसेंगे नहीं, फिर बहुत थक भी गए बहुत ज्यादा आज। मेरा भी आज 3 टेस्ट था, तो इसलिए आज एस ब्लॉक ही से खत्म करते हैं, ठीक है। तो एस ब्लॉक में क्या बच रहा था, कुछ हम लास्ट क्लास में तुम लोग को बता बोले भी होंगे कि ये सब चीज बच रहा है, बताओ। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। ओके, और कुछ कहे थे? और कुछ रिएक्शंस है। ओके, और कुछ? उसके नाइट्रेट्स और उसके जो सॉल्ट है उसकी प्रॉपर्टी भी। क्या क्या क्या, कौन से सॉल्ट की प्रॉपर्टी? अल्कली मेटल की। उसके, अच्छा मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज की। और सीमेंट। हाँ, सीमेंट। ये सब चीजें एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे थोड़ा चर्चा करते हैं। अच्छा तुम लोग को क्या लगता है, तो जनरल बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हम लोग पहले ही बात किए, ठीक है, काफी बार बात किए। तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक बार कोई अगर बताना चाहे तो। कोई ये नहीं बोलना कि जिस टेम्परेचर पे लिक्विड चेंज होता है गैस में, उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। हैं। हाँ, जिस टेम्परेचर T पे किसी लिक्विड का, या आपसे इसके अंदर मान लो लिक्विड है, और इसके ऊपर इसका वेपर है, ठीक है। इसका वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाता है, ठीक है। मतलब बेसिकली पी टोटल इंटू वाई ए इज इक्वल टू P18 हो जाता है। वाई ए तो नहीं, 1 माइनस वाई ए कर दो, या फिर मतलब इस चीज को हम बोल रहे हैं वाई। चलो ये तुम लोग को अब ज्यादा ध्यान में होगा, ठीक है। इसको हम इरेज ही कर देते हैं, नहीं तो कोई इसको यूज ना कर ले। तो तुम लोग को मतलब मेरा फील समझ में आ रहा है, डाल्टन्स लॉ से, ठीक है। तो जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट करते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, बॉइलिंग पॉइंट इज अ बल्क फिनोमेना या सरफेस फिनोमेना? बल्क फिनोमेना। और इवापोरेशन इज अ सरफेस। सरफेस सरफेस। फिनोमेना। इवापोरेशन कौन से टेम्परेचर पे होता है? एनी टेम्परेचर। एनी टेम्परेचर। और बॉइलिंग पॉइंट एट बॉइलिंग पॉइंट उस टेम्परेचर पे होता है जिस टेम्परेचर पे P18 और वेपर प्रेशर बराबर होता है, ठीक है। तो अब देखो, अब हम लोग, खैर ये सब तो बॉइलिंग पॉइंट का प्रेमाइस हो गया। अब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट फॉर कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। तो क्या लगता है, अगर तुम्हारे दिमाग को बोले कि बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करो, तो तुम लोग के दिमाग में क्या आता है सबसे पहले? वेट, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट का सिंपल से यही दो रीजन ही होता है बेसिकली, कि अगर कोई भी तुमको बॉइलिंग पॉइंट कहता है, ठीक है, किसी भी चीज का बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरली दो ही फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो होता है उसका मॉलिकुलर वेट, एंड वो होता है उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेसिकली होता एक ही है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है। अब यहाँ पे मॉलिकुलर वेट क्यों आता है? वो इसलिए आता है क्योंकि अगर किसी कंपाउंड का मॉलिकुलर वेट बढ़ता है, क्योंकि किसी कंपाउंड का अगर वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, तो बेसिकली उस कंपाउंड का मॉलिकुलर वेट भी बढ़ता है, ठीक है। वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली साइज डिपेंडेंट फोर्स है। अब तुम भी सोचो, किसी चीज का साइज बढ़ेगा तो मतलब उसका वेट भी बढ़ रहा है, एलिमेंट्स के टर्म्स पे सोचो, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने उसका एक पॉइंट ही बना दिया, कौन बोले बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, एंड वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज इन टर्न डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट। सीधा बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात होती है तो सिर्फ एक फोर्स को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है, व्हिच इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और कोई नहीं। तो ये दो चीजें इस पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, पूरा का पूरा केमिस्ट्री इस पे बेस्ड है बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, बहुत कम एक्सेप्शंस है लेकिन बहुत कम। ठीक है, ज्यादा एक्सेप्शंस वाले चीजें तुमको ऑर्गेनिक साइड में देखने को मिलेगा। अब आते हैं मेल्टिंग पॉइंट पे, ये भी थोड़ा हीटेड है तो इसको भी देखते हैं। ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट अगर तुम्हारे दिमाग में बोला जाए कि भाई मेल्टिंग पॉइंट बताओ, तुम लोग के दिमाग में बहुत सारा चीज आएगा। ठीक है, एक ये बात आ सकता है कि भाई जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर दो एटम्स के बीच में ज्यादा है तो मतलब पूरा का पूरा जो यहाँ पे सिस्टम होगा एटम्स का, हर के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। पॉइंट नंबर 1 कंसिडर। अब बताइए भाई अगर तुम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करो तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की भी बात करो, तो मतलब मॉलिक्यूलर वेट पे भी थोड़ा मोड़ा डिपेंडेंस रखता है, या फिर मतलब यहाँ पे वैन डर वाल फोर्स की बात करें। ठीक है, ये वैन डर वाल फोर्स VWF। अब कुछ लोगों के दिमाग में आया क्योंकि एस ब्लॉक चल रहा है तो भाई मेटालिक बॉन्ड की भी बात हो रही है, एंड कुछ के दिमाग में आया कि भाई अगर मेल्टिंग पॉइंट इन जनरल की भी बात हो रही है तो हम लोग साइज को तो भूल ही नहीं सकते। ठीक है, एंड साइज के साथ साथ जेड इफेक्ट। ठीक है, अब अगर यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे पॉइंट देखो तो ये बेसिकली एक ही पॉइंट की तरफ इशारा कर रहे हैं, व्हिच इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। स्ट्रक्चर जो जो अब वो इसमें कनेक्टेड होता और जैसे सीजो ट्रांसमिट तो सीज वाला का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता। सही। सिस वाले का मेल्टिंग पॉइंट वो भी तो उसका उसके पीछे का अंडरलाइंग रीजन क्या है? उसका स्ट्रक्चर वैसा वो आपस में मतलब अच्छे से फिक्स हो जाता है मॉलिक्यूल के बीच में, तो ओरिएंटेशन वैसा उसका। एक हम लोग के पास एक और आ गया, सिस एंड ट्रांस। सही। तो ऊपर वाली जो इतनी सारी चीज लिखा है दैट इज बेसिकली फॉर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग को सिस एंड ट्रांस देखना नहीं है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक का पार्ट। अब जैसे हम लोग के पास एक सॉल्ट होगा NaCl, तो उसके लिए हम लोग सिस और ट्रांस डिफाइन नहीं कर पाएंगे, बट यस इट इज अ पैरामीटर एंड वी कैन नॉट फॉरगेट इट। ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट इन जनरल तुम लोग से किसी क्वेश्चन में या किसी एग्जाम में पूछा नहीं जाता, उसका क्या कारण है? उसका ये कारण है कि मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो बहुत ही ज्यादा डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है, किसी चीज में कोई रूल्स फॉलो हो रहा है, मतलब बेसिकली ज्यादा एक्सेप्शंस है एंड रूल्स कोई नहीं। ठीक है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट के बारे में लोग बात नहीं करते। ठीक है, तो इन जनरल ऐसा देखा गया कि हम लोग मेल्टिंग पॉइंट के सवालों को 3 मेन बकेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला बकेट है एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, दूसरा बकेट है पी ब्लॉक के लिए, एंड तीसरा है डी ब्लॉक के लिए। ठीक है, एफ ब्लॉक की बात नहीं करना। एंड इसके भी जो रूल्स है ये रूल्स नहीं है, बेसिकली ये मैक्सिमम जगह मैक्सिमम बहुत हद तक वैलिड होंगे, बट 100% नहीं वैलिड होगा, इसलिए तुमको मेल्टिंग पॉइंट का सवाल बहुत ज्यादा देखने को भी नहीं मिलता है। ठीक है, अब देखो एस ब्लॉक में क्या लगता है, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, मेटालिक स्ट्रेंथ बढ़ मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा? अच्छा, मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा? कोहेसिव एनर्जी का स्ट्रेंथ क्या होगा? मेरा आवाज तो आ रहा है ना? फिर वो रिपीट कीजिए ना। मतलब हम यही पूछ रहे हैं कि एस ब्लॉक में अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे
तो मेल्टिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर होगा? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट, एक्सेप्शन? इंक्रीजिंग। ठीक है, तो चलो हम ही बताते हैं इसको। खैर इसमें ज्यादा डिस्कशन का कोई जरूरत नहीं है, हम ही बताते हैं। अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि साइज इंक्रीज करता है। साइज इंक्रीज करता है तो क्या होता है? कोहेसिव एनर्जी डिक्रीज करता है। ठीक है, टी ब्लॉक में अगर हम लोग सबके लिए डाउन द ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है? तब यहाँ पे डाउन द ग्रुप जाने से वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। ठीक है, इसका एग्जांपल भी एक दे देते हैं। जेनन का बॉइलिंग पॉइंट एंड हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट कौन सा ज्यादा होता है? जेनन का ज्यादा होता सर मेल्टिंग पॉइंट, है। मेल्टिंग पॉइंट। हम क्या कुछ और बोले थे? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बोले सर। ओके सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट। कोहेसिव एनर्जी क्या होता है? कोहेसिव एनर्जी ये तुम बताओ, फ्लूइड्स में पढ़े हो। कोहेसिव एनर्जी और एडहेसिव, कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सरफेस टेंशन पूरा उसी से आता है। चलो इसको सरफेस टेंशन से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। पहले इस पे आ जाता है। ठीक है, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में क्या होता है? जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं, जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती है एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। ठीक है, अब देखो, अब ये बहुत ज्यादा जनरलाइज रूप तो नहीं है डी ब्लॉक के लिए, क्योंकि हर केस में तो डी ब्लॉक में अगर हम लोग नीचे जाए तो जेड इफेक्टिव बढ़ता भी नहीं है, बहुत जगह कांस्टेंट भी रह जाता है। वो जब हम वहां पढ़ेंगे तो पता चलेगा। बट इन जनरल रूल डी ब्लॉक में जो मैक्सिमम एलिमेंट्स फॉलो करते हैं वो यही करते हैं। टी ब्लॉक में अगर तुमसे जनरली कोई मेल्टिंग पॉइंट में सवाल भी पूछता है तो टी ब्लॉक को ही एम करके पूछता है एंड वहां पे उसका पॉइंट यही होता है देखने का वैन डर वाल्स फोर्स से तुम आंसर कर पा रहे हो कि नहीं। एंड एस ब्लॉक में साइज बढ़ता है, कोहेसिव एनर्जी घटता है, मेटालिक स्ट्रेंथ घटता है और इसीलिए सॉरी मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ घटता है, तो इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट घटता है। ठीक है, तो ये रीजन था मेल्टिंग पॉइंट का। ठीक है, सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना। ओके। एस ब्लॉक के केस में मेल्टिंग पॉइंट का कोई जनरलाइज्ड ऑर्डर नहीं है। ठीक है, कि इस पीरियड के लिए या इस ग्रुप के लिए ऐसा है, तो उसको हम लोगों ने देखा कि भाई अगर इसको हम लोग ब्लॉक्स के बेसिस में डिवाइड करें तो कुछ पैटर्न्स हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब ब्लॉक्स के बेसिस पे जब हमने डिवाइड किया तो देखा कि एस ब्लॉक के केस में जब कभी भी हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं, ठीक है, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो साइज है एलिमेंट्स का वो इंक्रीज करता है। एलिमेंट्स का साइज इंक्रीज करता है जिसकी वजह से उनका कोहेसिव एनर्जी डिक्रीज करता है एंड उसके वजह से उसका मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है एंड उसके वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। ठीक है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देते हैं। चलो कोहेसिव एनर्जी के बारे में लोग जिक्र भी करेंगे। टी ब्लॉक के केस में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखते हैं। ठीक है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख रहे हैं। अब जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ये तो खैर जनरल रूल है कि अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर चीज का बढ़ेगा क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है। ठीक है, और उसका एग्जांपल मैंने दिया था जेनॉन और हीलियम का। एंड डी ब्लॉक के केस में मैंने बताया था कि डाउन द ग्रुप अगर जाते हैं तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती है, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, बट इसके अपने बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, डी ब्लॉक में तो बहुत ज्यादा। ठीक है, अब तुम लोग को वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो क्लियर है? यस सर। मतलब ऐसा ना हो कि वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता है, नहीं भी पता तो ऐसा समझो कि सपोज एक मॉलिक्यूल है
मान लो NaCl का मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक इसका NaCl का एक यूनिट है एंड NaCl का दूसरा यूनिट है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ये होता है बेसिकली वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब एंड एक NaCl एंड दूसरे NaCl के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको बेसिकली हम लोग कोहेसिव भी कह सकते हैं। कोहेसिव क्यों? को का क्या मतलब? एक दूसरे के साथ, मतलब सेम चीजों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब NaCl और KCl के बीच में अगर एक यूनिट NaCl और एक यूनिट KCl के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। एंड उन फोर्सेस को जब हम लोग उस फोर्सेस के करस्पॉन्डिंग वाली जो एनर्जी होगी दैट विल बी नोन एज कोहेसिव एनर्जी, एडहेसिव एनर्जी माइनस du/dx, ठीक है। जो एनर्जी आएगा उसका ग्राफ प्लॉट करना, उसको डिफरेंशिएट करना तो उसका फोर्स का एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। सरफेस टेंशन में भी हम लोग यही चीज पढ़ते हैं। तो कंपेयर कैसे करते हैं? क्या चीज? कोहेसिव एनर्जी किसका ज्यादा होगा? ये देखो, ये तुम लोग केमिस्ट्री से डेविएट हो गए हो, केमिस्ट्री पे वापस आ गए। ये फिजिक्स का चीज है, ठीक है। फिजिक्स में भी ये थ्योरेटिकल फिजिक्स का पार्ट है। तुमसे कोई कभी जेई में नहीं पूछेगा किसका कोहेसिव एनर्जी ज्यादा है। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कोहेसिव एनर्जी एस ब्लॉक का तब घटता है जब उसका साइज बढ़ता है, ठीक है। ठीक है, तो खैर हम लोग सरफेस टेंशन में यही होता है कि सरफेस टेंशन इज अ मतलब बेसिकली वो फिनोमेना जो दो सरफेसेस के बीच में होता है। जैसे हम लोग कभी नहीं बोलेंगे कि एक एयर का मॉलिक्यूल दूसरे एयर के मॉलिक्यूल या एयर एक वाटर सरफेस दूसरे वाटर सरफेस पे कभी सरफेस टेंशन कॉज कर रहा है। अगर दो हेट्रोजीनियस सरफेसेस आते हैं तो उसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है एंड दैट इज नोन एज सरफेस टेंशन। एंड इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का रूट कॉज यही होता है कि यहाँ पे बेसिकली अनबैलेंस ऑफ या डिसबैलेंस ऑफ, जो भी होता है वर्ड, अनबैलेंस या डिसबैलेंस ऑफ एडहेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स। इसका डेरिवेशन भी शायद आता था कि यहाँ से इसको कुछ कुछ दिखाया जाता था कि एडहेसिव फोर्स लग रहा है, यहाँ से कोहेसिव फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है ये वाला, एंड बाहर से एडहेसिव फोर्स लग रहा है। फिर इसका कंपोनेंट करके कहते थे कि अगर थीटा इस एंगल से ज्यादा होगा तो इसमें एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, अगर इसमें थीटा इस एंगल से कम होगा तो कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा। एंड उसके बेसिस पे हम लोग शेप वेप डिसाइड करने की कोशिश करते थे। एडवांस का आया बस सवाल है वैसे, ठीक है। तो इन चीज को हम हटा देते हैं। तो ये था हम लोग का पूरा मेल्टिंग पॉइंट का कहानी। अब हम लोग एक दूसरा चीज देख लेते हैं, दिस इज रिएक्शन विद एयर। ठीक है, देखो एयर में बेसिकली क्या होता है। चलो हम लोग अब मेल्टिंग पॉइंट से उभर चुके हैं ना, मेल्टिंग पॉइंट से सब लोग उभर जाए तो हम लोग एयर पे आते हैं। इसका एक्सेप्शन नहीं होगा क्या मेल्टिंग पॉइंट का? हाँ बहुत एक्सेप्शन है, मतलब इस सीक्वेंस से ज्यादा एक्सेप्शन है। तो इसीलिए एक्सेप्शन को डिस्कस नहीं करते कि उससे सवाल नहीं पूछा जाएगा। बिलीव रखो सवाल नहीं पूछा जाएगा, एंड सवाल अगर पूछा गया तो इसके बेसिस पे आंसर दे देना, तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ओके एयर पे आते हैं। एयर में बेसिकली अगर हम लोग देखें तो 70% नाइट्रोजन होता है एंड 30% ऑक्सीजन होता है। ठीक है, 80-20 भी कुछ लोग कहता है, 71-29 भी कहता है, जिसको जो कहना है कहे, होता ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही। ठीक है, अब कोई कंपाउंड एयर से रिएक्ट कर रहा है तो उसका क्या मतलब है? एयर से रिएक्ट कर रहा है उसका मतलब है कि वो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन दोनों से रिएक्ट कर रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि भाई ये चीज एयर से रिएक्ट कर रहा है। तो अगर हम लोग एल्कली मेटल्स की बात करें तो एल्कली मेटल्स में सिर्फ
अच्छा हम लोग को एल्कली मेटल्स में तो ये तो पता है ना कि ऑक्सीजन से कौन कौन रिएक्ट करता है। यस ठीक है, तो अगर हम लोग को ऑक्सीजन का पता है तो अब हम लोग नाइट्रोजन की साइड से देखते हैं कि नाइट्रोजन से कौन कौन रिएक्ट करता है। ठीक है, तो हमने ऑक्सीजन का तो सब पढ़ ही चुका है, अब नाइट्रोजन से देखो। पूरे अल्कली मेटल में सिर्फ एक और एक इकलौता मेटल होता है विच इज लिथियम, जो नाइट्रोजन से रिएक्ट करने की क्षमता रखता है। ठीक है, लिथियम प्लस N2 लिथियम नाइट्राइड बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, सिर्फ यही पूरे के पूरे इसमें अपना लिथियम के साथ नाइट्राइड बनाता है, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बनाता है। ठीक है, एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल में सारे के सारे मेटल्स नाइट्रोजन से रिएक्ट करते हैं। All reacts with nitrogen to form nitride। ठीक है, अब ये लिखती है तो तुम लोग को सारे कम से कम रिएक्शंस चमक रहे हैं कि Mg रिएक्ट करेगा तो Mg3H2 बनाएगा, Ca रिएक्ट करेगा तो Ca3H2 बनाएगा। सारे के सारे रिएक्ट करते हैं, लेकिन एल्कली में सिर्फ लिथियम करता है। ठीक है, तो अगर अब से तुमसे कोई पूछे कि रिएक्शन विद एयर का क्या मतलब है, तो वो ऑक्सीजन से भी रिएक्ट किया एंड लिथियम से भी रिएक्ट किया। इसका एक सवाल कर, सवाल ये है, इसका थोड़ा एक अच्छा सवाल करते हैं। हो सकता है तुमसे ये इसके सारे स्टेप्स ना बने, बट फिर भी ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि हम लोग के पास एक मेटल है X, इसको एयर के साथ रिएक्ट कराया गया, ये बनाया Y एंड Z। ठीक है, अब Y को जब हम लोग वाटर में डालें तो A बना, A+B। अभी सॉल्व करने मत बैठना, लिखना भी मत, क्योंकि हमको कुछ इन्फॉर्मेशन शायद और देना पड़ेगा। ठीक है, ये बेसिकली जो सवाल बना है इसमें तुमको एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि X इज S ब्लॉक मेटल। ठीक है, इतना तुमको इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब अगर तुमको सिर्फ ये सवाल देता तो ये सवाल काफी अच्छा सवाल हो जाता एंड ये मल्टी करेक्ट हो जाता। ठीक है, लेकिन हम उसको मल्टी करेक्ट रखना नहीं चाह रहे हैं। अच्छा, तुम लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, बस इस सवाल को एक बार नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लो एंड फाइंड मतलब द नंबर ऑफ एलिमेंट्स X जो इस पूरे इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहा है। ये तुम लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, एंड अब हम यहाँ पे तुमको एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा देते हैं। रुक जाओ कुछ नहीं, कोई अच्छा सा इंफॉर्मेशन। जो एलिमेंट X है, एक इंफॉर्मेशन और दिया गया है। अब ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है, ये अभी वाला क्वेश्चन है कि जो एलिमेंट X है इट बर्न्स विथ dazzling brilliance in air। ठीक है, ये है, तुमको इसमें सब चीज बताना है X Y Z A B, और यहाँ डीप ब्लू कलर जो है ये बेसिकली C है, तो C भी कोई बताना चाहे तो बता सकता है। आई होप कि इसका आंसर एक लोग तो दे, क्योंकि वो पढ़ाया हुआ है।
अच्छा, जब तुम लोग आंसर दे दो, मतलब आंसर आ जाए या गिव अप मार दो तो बताना, तो उसको सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। किसी को कोई आंसर मिला? कुछ, कोई भी चीज, अगर कोई चीज शेयर करना चाहते हो तो कर सकता है, या नहीं मिला तो भी बता दो, तो हम बताएंगे। मतलब सर ये पेरोक्साइड का रिएक्शन तो बेस्ड है ना, व्हाई इज ब्रेकिंग? ठीक है, कुछ एक आया है कि पेरोक्साइड का रिएक्शन, और किसी को कुछ कहना है? फिर अमोनियम सल्फेट का क्या कलर होता है? अमोनियम सल्फेट, NH, पता नहीं यार, याद ही नहीं है, या फिर इसका कलर तो हम याद किए भी नहीं है बेसिकली। लेकिन इसमें अमोनियम सल्फेट का यूज नहीं है। अच्छा, एक और हिंट दे देते हैं, ठीक है? वैसे उस हिंट से तुम कुछ कर नहीं पाओगे, दिस इज बेसिकली स्विट्जर्स रिएजेंट। चलो अब हम इस क्वेश्चन को कर देते हैं, ठीक है? तुम लोग मल्टी करेक्ट के लिए कर लेंगे। देखो, अगर मेरे सामने ये सवाल आता ना, तो हम एस ब्लॉक तो सब बाद की बात है, मेरा आंख यहीं आ जाता है, CuSO4 डाले और ब्लू कलर आ गया। ब्लू कलर आते ही अगर CuSO4 किसी चीज में डाला और वो ब्लू कलर दे रहा है, तो ये मतलब लैब में किया जाने वाला सबसे बेसिक सा एक्सपेरिमेंट होता है। इट इज कि वो स्विट्जर्स रिएजेंट ही फॉर्म कर रहा है, ठीक है? तो सी मेरा वहीं पे खत्म हो जा रहा है सवाल में। सी यहाँ पे CuNH3 होल 4 2+ है, ठीक है? ये बस अब हमको इसका कटायनिक पार्ट मिल गया, अनायनिक पार्ट बेसिकली नहीं मिला है, ठीक है? बेसिकली अनायनिक पार्ट भी इसका, क्योंकि SO4 है तो यहाँ पे SO4 2- ही आता है, ये पूरा का पूरा स्विट्जर्स रिएजेंट ही है, ठीक है? लेकिन इसमें जिसका अनायनिक पार्ट है, ये कलर के ट्रांसमिशन में कोई हेल्प नहीं करता, कटायन ही कलर्ड होता है, ठीक है? मतलब CuNH3 होल 4 2+ ही कलर्ड होता है, ठीक है? जो जो हम बता रहे हैं उसको तुम लोग भी याद करते जाओ, क्योंकि तुम लोग को ये चीज देखने को मिलेगा। हाँ बताओ। फिर स्विट्जर्स रिएजेंट फिर कौन से चैप्टर में आता है? सॉल्ट में ही आता है, और ये चीज मतलब तुमको तो बहुत बार बताया हुआ नहीं सर, नहीं पता है सर। है, हो ही नहीं सकता है। स्विट्जर रिएजेंट, ये बहुत बार हम बहुत बैच में बताते रहते हैं कि CuSO4 जब डाला और ब्लू कलर आ गया और डीप ब्लू कलर आ गया, तो भाई वो चीज स्विट्जर रिएजेंट ही है। सॉल्ट में तो बताया ही वो पॉइंट है, ठीक है? नोट कर लो ये चीज, ये क्वेश्चन को बहुत जगह से मोल्ड करता है, ठीक है? तो इसीलिए इस चीज को तुम लोग की अब ध्यान रख लो, ठीक है? अब यहाँ पे बी क्या होगा, ये अब बहुत ज्यादा क्लियर है, ठीक है? अब यहाँ पे NH4 कहाँ से आया होगा? अगर बी NH3 होगा तो ही तो आएगा। तो यहाँ पे एक रिएक्शन भी हम लिख दे रहे हैं, इसको तुम लोग याद ही रख लो पूरा का पूरा, NH3 + CuSO4। ये कॉपर का सॉल्ट, कॉपर कटायन है, इसके टेस्टिंग में भी यूज होता है लैब में, कि वो स्विट्जर एजेंट बनाएगा, डीप ब्लू कलर आएगा, तो हम लोग बोलते हैं कि कॉपर था इसमें।
ये है अपना स्विट्जर्स रिएजेंट एंड दिस इज डीप ब्लू। ठीक है, वापस आते हैं। तो बी भी हम लोग को मिल चुका है। अब भाई ये जो सवाल है, एक्स तो यहीं से खत्म हो जा रहा है, ये तो 10 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। इट बर्न्स विथ dazzling brilliance in air. What burns? मैग्नीशियम बर्न्स। ये तो स्टेटमेंट हर 10 से ही लिखा रहता है किताबों में कि मैग्नीशियम बर्न्स विद डेजलिंग ब्रिलियंस इन एयर। ठीक है, 11th के भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और तुम लोग उसको पढ़ के आए हो। अरे ऑक्सीजन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स टूट गया, एक्स टूट गया तो यहाँ पे आ गया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एयर के साथ रिएक्ट करा, एयर क्या है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे हम लोग के पास बनाएगा MgO एंड दूसरा Mg3N2। N2 ठीक है, अब ये सोचने वाला बात है कि अगर ये MgO वाटर से रिएक्ट करता है, हम लोग को पता नहीं वाई और जेड क्या है, ये वाटर से रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड। अब हाइड्रोक्साइड बनाया तो किसी भी तरीके से NH3 तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि जो वाई है ये अपना ये है Mg3N2 एंड जेड अपना ये है। ठीक है, वाई मतलब Mg3N2 को जब हम लोग वाटर में डालते हैं तो ये NH3 और MgOH होल ट्वाइस बनाते हैं। इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, तुम लोगों को शायद थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो क्योंकि हाइड्रोलिसिस हम लोग इन जनरल पढ़े ही नहीं है। ठीक है, तो देखो एस ब्लॉक के लिए अगर तुमको हाइड्रोलिसिस करना है, जैसे कि तुम्हारे पास यहाँ पे क्या था, Mg3N2 प्लस H2। ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस करना है तो यहाँ पे देखो ये क्या है, Mg2 प्लस N3 माइनस, और ये क्या है H प्लस OH माइनस। तो ये H प्लस किससे जाके मिलेगा? इससे। और ये किससे जाके मिलेगा? इससे। बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपोजिट चार्जेस से कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ हम लोग के पास बना MgOH होल ट्वाइस प्लस NH3। ठीक है, ये सवाल खत्म हो गया। हाइड्रोलिसिस अगर तुम लोग को एस ब्लॉक के लिए किसी भी मेटल के लिए किसी भी सॉल्ट के लिए करना है तो तुमको यही करना है। मान लो CaCl2 रहता है प्लस H2 रहता, तो क्या बनता बताओ, थोड़ा आयनिक लगा के बता। CaOH whole twice plus 2Hc. पॉइंट यही है, अब ये HCl बनेगा कि नहीं बनेगा? चलो ठीक है, इसको अभी HCl लिख देते हैं। तो ये बेसिकली हम लोग का यही तरीका करने का, यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ 1 माइनस, H प्लस OH माइनस एंड कंपाउंड फॉर्मेशन। ठीक है, ये बेसिकली इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, ये हम तुम लोग को बस यही बोलते हैं H प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएटेड फॉर्म में जाएगा। HCl एज अ वो नहीं बनाए, कंपाउंड नहीं फॉर्म करेगा। ठीक है, अब उसका अपना रीजन है तो फिर उसको हम लोग नहीं रुक जाओ।
1 मिनट बस हम लोग, मतलब हम 1 मिनट में आते हैं, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक? जो कुछ अगर पूछना तो पूछ लो। हाँ, किसी को दिक्कत नहीं है यहाँ पे? आगे बढ़े जाए। और मेरा आवाज आ रहा है प्रॉपर? हेलो? यस सर। तो चलो अब यहाँ इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखते हैं, सीमेंट। ठीक है, अब सीमेंट वैसे है तो पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक, इसमें बेसिकली तुमको खुद ही एक बार उसको रीडिंग मारना है, रीडिंग नहीं मारना है, उसको याद रखना है कि सीमेंट में होता क्या है क्या नहीं होता, ठीक है। या और बस उसको बस रीडिंग मार के छोड़ मत देना, उसका नोट्स बना ले। कुछ पॉइंट जो सीमेंट में ध्यान रखने वाले हैं वो हम तुम लोगों को बताते हैं। सबसे पहला होता है कंपोजिशन। भाई सीमेंट किस चीज से बना है? कोई कुछ तुक्का लेना चाहेगा सीमेंट किस चीज से बना है? ले लो। कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट गलत है। और कोई तुक्का? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से। ये तो सही है। और बताओ। इसमें एक एस ब्लॉक एलिमेंट होगा। ये भी सही है। चलो हम इसको बताते हैं। देखो ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड से, ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड से, अल्युमिनियम ऑक्साइड से, मैग्नीशियम ऑक्साइड से, Fe2O3 से और SO3 से। ये सब मिला के बेसिकली अपने पास ये आता है, क्या बोलता सीमेंट, ठीक है। ये सब मिला के हम लोग के पास सीमेंट आता है। अब इसको देखो याद रखने का तरीका, क्योंकि ये पूछते रहता है कि सीमेंट में इनमें से कौन सा चीज अवेलेबल है। अब तुमको याद ही नहीं रहेगा भाई सीमेंट में क्या चीज अवेलेबल है, तब तो वहीं पे खेल ही खत्म है, ठीक है। तो इसको याद रख, तुम लोग खुद से याद करना चाहोगे कि हम याद करवा दें? तो ठीक है, इसको याद कर लेना, ठीक है। सीमेंट में ये सब चीज अवेलेबल होता है,
अब हम लोग सीमेंट के दूसरे पॉइंट पे आते हैं, विच इज गुड क्वालिटी सीमेंट के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब क्योंकि इतने सारी चीजें हैं, अब अगर इतनी सारी चीजें हैं तो डेफिनेटली कुछ चीजें होंगी, किसी को बढ़ाने से या किसी को घटाने से या किसी चीज का रेशियो मेंटेन रखने से सीमेंट का क्वांटिटी क्वालिटी अच्छा है। ठीक है, तो उसका एक है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है कि SiO2 टू AlO3 Al2O3 का जो रेशियो है, मतलब दिस इज टू दिस, ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू 2.5 से 4 के बीच में। ठीक है, तो ये एक गुड क्वालिटी सीमेंट का निशानी है। मेरा आवाज आ रहा है तुम लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये गुड सर क्वालिटी बाकी कंपोजिशन मतलब बाकी के लिए, मतलब कोई अगर हाँ रेशियो है तो हाँ बता रहे हैं। और दूसरा है कि CaO टू ऑल अदर ऑक्साइड, मतलब उसके बाद उसको छोड़ के जितने भी बचे उसको छोड़ के नहीं, मतलब CaO के बाद CaO2 SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 SO3 के लिए जो रेशियो है दिस मस्ट बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 2। ठीक है, ये है गुड क्वालिटी सीमेंट का निशानी। सीमेंट का हम लोग ये पढ़े, क्या क्या पढ़े, कंपोजिशन तो तुम लोग याद रखोगे, फिर इसका गुड क्वालिटी सीमेंट के लिए क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे तीसरा चीज पढ़ते हैं, ये है प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट। ठीक है, अब प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट में कुछ पॉइंट्स गिवन है एनसीईआरटी में, ये चीज हम एक्सपेक्ट करें कि तुम लोग खुद से पढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि ये पूरा थियोरेटिकल पॉइंट्स है। When silica is heated with limestone, then cement clinkers are formed. In cement clinkers, gypsum is added, and then hydration is necessary for cement in construction process because rearrangement of crystal of cement happens. ये 3 पॉइंट है, ये 3 theoretical पॉइंट है, तुमको इसको किसी भी तरह याद रखना है, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, अब तुम सोचेगा इसका कोई लॉजिक है, तो कोई लॉजिक नहीं है, तो एज इट इज इन 3 पॉइंट्स को याद रखना है। ठीक है, मतलब पूरा सीमेंट का वो प्रोसेस, इसमें सीमेंट क्लिंकर्स क्या होता है, सीमेंट क्लिंकर्स कैसे बनते हैं, सीमेंट क्लिंकर्स में क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, और रोल ऑफ जिप्सम क्या होता है। ये चीज हम बता नहीं रहे क्योंकि ये तुमको याद ही करना है बेसिकली। ठीक है, स्लो डाउन सेटिंग प्रोसेस। अब सेटिंग प्रोसेस क्या होता है, ये सब एनसीईआरटी में एकदम साफ साफ गिवन है। ठीक है, तो एनसीईआरटी खोलना और रीड कर लेना। ठीक है, ठीक है। अब सीमेंट में कुछ और चीजें भी प्रेजेंट होती है, जैसे वो तो अपना प्रेजेंट था ही था, उसके साथ साथ कुछ और चीजें भी प्रेजेंट होती है, और इन 3 चीजों के नाम तुम लोग ध्यान में रखना। ठीक है, अच्छा जिस जिस चीज का हम बोलते हैं ना नाम, इसका ध्यान में रखना, कंपोजिशन ध्यान में रखना, तो तुम उसको ध्यान में रखो, भले तुमको उसका कोई यूज ना लगे या यूजलेस चीज लगे, बट फिर भी रखो। ठीक है, मॉड्यूल बनाने के बाद तुमको समझ में आ जाएगा उसका यूज क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे भी बेसिकली हम लोग को 3 चीज याद रखना कि इसमें 3 एक्स्ट्रा क्या चीज है। सबसे पहले डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट ये क्या होता है, Ca2SiO4। फिर आता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, ये होता है Ca3SiO5, एंड आखिरी होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट।
CH3SiO5। ये 3 चीज है जो सीमेंट में और पाए जाते हैं। इसका कोई न्यूमोनिक नहीं है, ऊपर वाले को हम याद करवा सकते थे, बट ठीक है, ये सब चीजों को तुम लोग ध्यान रखना। सर ये लास्ट 3 जो पार्ट आप बोले वो तो पोर्टलैंड सीमेंट का सिर्फ है पोर्टलैंड ना? सीमेंट का पार्ट होता है। हाँ तो दोनों में बस ये डिफरेंस है ना कि इसमें ये 3 पार्ट प्रेजेंट होगा। हाँ बिल्कुल, तो ये along with all the other oxides पार्ट्स है। प्रेजेंट होता है। हाँ तो सेकंड लास्ट और लास्ट कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं, ये गलत लिखा हो। सही है। अच्छा, अगर कोई सोच रहा हो कि ये क्या चीज है बेसिकली, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये CH3SiO4 है प्लस CaO, ठीक है, ये इन्हीं दोनों को मिला के बनता है। ठीक है, तो जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है वो इन दोनों को मिला के ही बनता है। तो ये SiO5 ऐसे ही देखने से लगता है यार ये कौन सा सिलिकेट है, ठीक है, SiO5 तो पड़े ही नहीं है सिलिकेट में, तो ये इन दोनों से मिला के बनता है। अच्छा, और कुछ बातें अगर सीमेंट के बारे में जानना है तो हम बता देते हैं। ये सब वैसे एनसीईआरटी में गिवन है, तुम लोग इसके लिए सेल्फ नोट्स, सीमेंट के लिए सेल्फ नोट्स बना लेना, ठीक है। हम बस तुम लोग को एक बार दिखा दे रहे हैं कि ये सब में क्या क्या चीज गिवन है, अदरवाइज तुम लोग उसको इग्नोर मारो। देखो, सीमेंट में सबसे ज्यादा कंपोजिशन किस चीज का होना चाहिए, तो देखो अब इसको हम पोर्टलैंड सीमेंट के लिए नहीं कह रहे हैं, ठीक है। अब पोर्टलैंड सीमेंट का होता है दैट इज जस्ट अ टाइप ऑफ सीमेंट जिसमें ये 3 एक्स्ट्रा चीजें प्रेजेंट है, ठीक है। एंड एनसीईआरटी में ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं है कि पोर्टलैंड सीमेंट के लिए भी अभी जो हम बताने जा रहे हैं ट्रू है कि नहीं, ठीक है, बस सीमेंट इन जनरल के लिए बता रहे हैं। जो सीमेंट होता है उसमें सबसे ज्यादा चीज होता है CaO, ये 50 to 60% होता है किसी भी सीमेंट में, ठीक है। फिर SiO2, ये होता है हम लोग का 20-25%। फिर Al2O3, ये अपना प्रेजेंट होता है 5-10%। MgO 2 से 3%। Fe2O3 1-2%। SO3 1-2%। ये होता है बेसिकली पूरा का पूरा कंपोजिशन, ध्यान रख लो। तो ये जो नंबर एक सब पूछा जाता है एग्जाम में? नहीं नहीं नहीं, ध्यान रखने के लिए, लेकिन ये पूछा गया है एक बार शायद से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम कंस्टिट्यूशन इन एनी सीमेंट, मतलब इन सीमेंट, ठीक है, उसका आंसर CA होता है। अब हम ये नहीं बोल रहे कि ये जेईई में पूछा गया है, किसी टेस्ट सीरीज में पूछा गया है, कहीं तो पूछा गया है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखा जा सकता है। एंड कौन सा चीज का सबसे मिनिमम है, तो Fe2O3 का सबसे मिनिमम है, SO3 जनरली ऑप्शंस में नहीं गिवन होगा इसीलिए। लेकिन रेशियो याद रखना, ठीक है। सर तो ऊपर वाला कंपोजिशन का भी गुड सीमेंट हो पाएगा? क्या, एक बार फिर से रिपीट करो फिर से please। हाँ? क्या बोला, फिर से रिपीट करो। सर गुड सीमेंट हो पाएगा, गुड क्वालिटी सीमेंट? ये हाँ देख लेते हैं, मिलाते हैं है कि नहीं। SiO2 to Al2O3, तो ये आ जा रहा है, वो सेकंड रेशियो नहीं आ रहा। अच्छा CaO से यस सर। देखते हैं, CaO से SiO2, चलो यहाँ पे 2 का कहीं तो आया ना, यहाँ से यहाँ तक 2 आया, चलो ठीक है, यहाँ से आपने यहाँ तक कहा 5 है। इन दोनों को छोड़ के बाद से। नहीं 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 नहीं,
CaO टू ऑल अदर ऑक्साइड्स, ऑल अदर ऑक्साइड्स। वो हम वहां पे गलती से मेरे मुंह से निकला था कि इन दोनों को छोड़ के, लेकिन फिर मैंने वहीं पे करेक्ट किया था कि इन दोनों को छोड़ के मतलब ऊपर वाले को छोड़ के नहीं, मतलब सबको लेना है। मतलब CaO टू सारा सेकंड थर्ड फोर्थ से लेके, मतलब यहाँ के सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो भी है सबके साथ ऑलमोस्ट 2 का अगर रेशियो होगा तो दैट इज अ गुड क्वालिटी सीमेंट। एंड हाँ, यहाँ पे बैठ नहीं रहा है, सही बात है, गुड क्वालिटी सीमेंट नहीं है भाई, एनसीईआरटी में यही गिवन है, अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। सर एनसीईआरटी में ये गिवन है कि रेशियो ऑफ CaO टू SiO2 प्लस Al2O3 प्लस Fe2O3 का जो रेशियो है वो 2 के आसपास रहना चाहिए। ओके ओके ठीक है, तो इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको मिला के देखते हैं आता है कि नहीं। 25 35 38 40 उतना सब नहीं आ रहा, चलो इधर से देखते हैं। 27 28 29, हाँ ठीक है, 25 50 आ गया, ऑलमोस्ट 2 तो है। ठीक है, ये पॉइंट तो मेरे से भी मिस था, इसको सब कोई करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल है वहां पे, सर 1 नहीं हो जाएगा सम ऑफ ऑल है तो? सम ऑफ ऑल एक्सेप्ट CaO ना, सम ऑफ ऑल एक्सेप्ट CaO, MgO और SO3। अच्छा इन तीनों को छोड़ के, हाँ चलो तो पूरा चेंज ही करना पड़ेगा, चलो लाइन ही बोलो, लिख ही लेते हैं। रेशियो ऑफ CaO इज टू SiO2 plus Al2O3 plus Fe2O3 should be approximately equal to 2. ठीक है, इस पॉइंट को प्लीज सबको करेक्ट कर लेना। ऊपर में हम गलत बताए थे, यहाँ पे अरविंद सही बताया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अब कुछ हम जनरल प्रॉपर्टीज तुम लोग को रीड कर देते हैं। ठीक है, पहले कि जो हम लोग के पास फर्स्ट डे मेटल्स होते हैं, फर्स्ट ए से अच्छा फर्स्ट ग्रुप है एंड यहाँ सेकंड ग्रुप है। तो फर्स्ट ग्रुप के जो मेटल्स होते हैं ये सिल्वरी वाइट होते हैं। ठीक है, सेकंड ग्रुप के मेटल सिल्वरी वाइट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ये भी सॉफ्ट होते हैं, बट ये हार्ड होते हैं देन कंपेयर टू फर्स्ट ग्रुप मेटल्स। ठीक है,
एंड इनकी डेंसिटी इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप जिसमें एक एक्सेप्शन होता है सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, ये थोड़ा साफ लिख दे क्या, बहुत ज्यादा गंदा हो गया क्या तुम लोग को चल रहा है? से डेंसिटी का लिख पाए थे आप? डेंसिटी का नहीं बताए थे? बताए थे। आप बताए थे। अल्कली मेटल्स अल्कलाइन Alkaline अल्कलाइन अर्थ मेटल का शायद एनसीईआरटी में गिवन है क्या, चेक करना। सब मॉड्यूल में नंबर्स दिया हुआ है, क्या? नंबर्स दिया हुआ है। तो डेंसिटी का ऑर्डर नहीं है बट है, कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर बस देख लो, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है कि मतलब नॉन सिमेट्रिकल, नॉन सिमेट्रिकल। नॉन सिमेट्रिकल है। इसीलिए शायद ऑर्डर नहीं गिवन था। ठीक है, लेकिन अपने इसमें एस ब्लॉक फर्स्ट ग्रुप में ये है। ठीक है, अब आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह वो सब चीज नहीं बोल रहा है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ये बर्न करता है, वो बर्न करता है। फर्स्ट वाले का लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है ड्यू टू वीक मेटालिक बॉन्ड, एंड सेकंड वाले का उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये सब चीजें ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताते हैं। अब देखो, हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। ठीक है, तो Li प्लस का जो हाइड्रेशन एनर्जी होता है ये मैक्स होता है। ठीक है, ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना। अच्छा, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है? लिथियम। ठीक है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम होता है। पॉइंट है बस ये अच्छा चीज था, अच्छा पॉइंट था। जो हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो हम लोग एक्वा सॉल्यूशन में उसका स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो Li plus is also having maximum hydration energy amongst all the alkali metals and इधर Be2 plus का सबसे ज्यादा है। इसका हम लोग ने वो भी देखा था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, कब? केमिकल बॉन्डिंग में। मुद्दे की बात ये है कि ये LiCl.2H2O बनाने की क्षमता रखता है। ठीक है, अब ये जो 2H2 है इसको तुम लोग ध्यान में रखना है। इस वजह से मतलब चिल मत मार के छोड़ देना कि भाई कोई सा काम नहीं है। ये तुमसे कभी डायरेक्ट नहीं पूछेगा। ठीक है, कभी तुमसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि Li कितना वाटर क्रिस्टलाइजेशन बना सकता है, तुमसे कभी ये नहीं पूछेगा। जैसे MgCl2.8H2 होता है, ये तुमसे कभी नहीं पूछा जाएगा, या CaCl2.6H2 होता है, ये तुमसे कभी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन तुमसे क्या पूछा जाएगा? तुमको फिजिकल केमिस्ट्री का सवाल में दिया जाएगा कि देयर वाज अ सॉल्ट व्हिच वाज टेकन, उसके साथ उसका पूरा मतलब किए, उसके साथ कहानी किए, उसका टाइट्रेशन किए, सब कुछ किए। अब फाइनली बताओ कि उसमें कितना वाटर क्रिस्टलाइजेशन है। तो ठीक है, कभी कभी वो सवाल बहुत सिंपल होता है, मास बैलेंस के एक लाइन के आंसर से आ जाता है। कभी कभी वो सवाल बहुत ज्यादा घटिया होता है और बनता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन उसका आंसर हमेशा सेम होता है। .2H2 है तो .2H2 ही होगा। ठीक है, यहाँ .8H2 है तो 8H2 ही होगा। ठीक है, ये मैक्सिमम केसेस में देखा गया है। अब ऐसा है कि अगर कोई नया ही सवाल बना दे तो बन गया, तो खत्म ही हो जाएगा कहानी। बट मैक्सिमम केसेस में सेम ही आंसर आता है। उसका एक रीजन भी होता है कि केमिकल रिएक्शन में कुछ भी नहीं कहा के मतलब तुमसे बोल सकता है कि भाई, अब वो तुक्के में ऐसे नहीं बोल सकता है कि जब हम लोग LiCl को वाटर में डाले, इतना टेम्परेचर रखे, तो फिर एक सपोज एक दूसरा चीज बन गया। ठीक है, एंड उसमें कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, मतलब एक रैंडम सिचुएशन में तुमसे काम नहीं करा सकता। वो इसका रीजन ये है कि वो हो ही नहीं रहा है वो प्रोसेस। ठीक है, एंड अगर कोई चीज लैब में हो नहीं रहा है तो तुमसे उसके बारे में सवाल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि एक बच्चे के दिमाग में ये भी पॉइंट आ सकता है कि भाई ये तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, नो रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये नो रिएक्शन वाले पॉइंट से बचने के लिए वो लोग कन्वेंशनल चीजों को ही उठाते हैं, जैसे MgCl2.8H2O ही उठाया, उसी पे जो नॉन रिएक्शन है वो कराए, और उसी में तुमको मास बैलेंस या टाइट्रेशन करने के लिए दे दिया, और आंसर फाइनली 8 ही आएगा।
तो याद रखना ज्यादा बेटर है। और ये सब चीज एस ब्लॉक में गिवन है, जैसे 3 मुझे याद है, ये तीनों एस ब्लॉक में ही गिवन है, तो इसको याद रखो। कम से कम जे में नहीं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में तुमको काम आ ही जाएगा। बिट्स का एग्जाम दोगे तुम लोग, मेंस 4 बार 5 बार देना ही है, एडवांस भी देना ही है, बिट्स भी देते ही हैं लोग, तो एक ना एग्जाम काम आएगा। ठीक है, अब एयर के साथ थोड़ा रिएक्टिविटी देखते हैं। रिएक्टिविटी किस सेंस में, थोड़ा सा थियोरेटिकल सेंस में, कि फर्स्ट जो मेटल होता है ये ड्राई एयर में टार्निश हो जाता है। टार्निश मतलब थोड़ा सा गंदगी टाइप होता है ना, मतलब कुछ जम गया ऊपर में, लेयर टाइप का जम गया। एस ब्लॉक मतलब कोई भी तुम यूटेंसिल रखते हो उसके ऊपर में एक लेयर जम जाता है, उसको उधर टार्निश हो गया। ठीक है ना। अब ये जो टार्न है ये बेसिकली ऑक्साइड का लेयर होता है। ठीक है, ऑक्साइड का लेयर होता है। एंड इससे एक बहुत ज्यादा अच्छी बात है, अगर तुम लोग ज्यादा सोचोगे तो तुमको पता चलेगा कि अगर चीज कोई यूटेंसिल अगर टार्निश हो गया तो उसको बाद तुम उसमें तो उसमें उसको हाइड्रोजन पास करा दो। हाइड्रोजन पास कराओगे तो वो नॉर्मल ठीक हो जाएगा। इतने दिमाग मतलब ड्राई एयर में जो एस ब्लॉक के यूटेंसिल्स होते हैं ये टार्निश हो जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ विगरस रिएक्शन देते हैं। लिथियम नाइट्रोजन से सिर्फ लिथियम रिएक्ट करता है, और केरोसिन में पोटेशियम स्टोर्ड रहता है। ऑन दी अदर हैंड सेकंड ग्रुप वाले हमारे मेटल्स हैं, इसमें बेरिलियम और मैग्नीशियम केमिकली इनर्ट होता है टुवर्ड्स ऑक्सीजन एज वेल एज वाटर। मतलब ऑक्सीजन से अगर कोई चीज इनर्ट है तो एक तरीके से कह भी रहे कि नहीं सॉरी, अगर कोई चीज ऑक्सीजन से इनर्ट है तो ये कहना चाहिए कि वो एयर से भी इनर्ट है, बट वाटर से इनर्ट होगा कि नहीं ये नहीं कह सकते। ठीक है, चलो इसको लिख ही देते हैं। ऑक्सीजन एंड वाटर। अब यहाँ पे हम एंड वाटर लिख रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम स्टेटमेंट क्या बोले थे, हम ये कहे थे कि अगर कोई चीज ऑक्सीजन से केमिकली इनर्ट है तो ये बात श्योर नहीं है कि वो वाटर से भी होगा, बट एयर से होगा, ये बात श्योर है। ठीक है, लेकिन ये एक स्टेटमेंट है, वो ये दूसरा स्टेटमेंट है। ठीक है, कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर केमिकली इनर्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड। ठीक है, पाउडर्ड मैग्नीशियम सॉरी पाउडर्ड बेरिलियम burns brilliantly in air with dazzling burns brilliantly in air to give BeO and Be3N2, लेकिन पाउडर्ड होना चाहिए। पाउडर्ड क्यों होना चाहिए, उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, रिएक्टिविटी बढ़ गया। ठीक है, इसके साथ साथ मैग्नीशियम burns with dazzling brilliance in air to form magnesium oxide and magnesium nitride। रिएक्शन विथ वाटर अगर हम लोग देखें तो रिएक्शन विथ वाटर हम लोग बेसिकली कर लिए हैं, हम एक बार बस रिवाइज करा दे रहे हैं। तो रिएक्शन विद वाटर में बेसिकली अगर हम लोग के पास कोई भी एल्कली मेटल है M और वो वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो वो MOH बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। एंड सेम गोज कि अगर कोई M है जो वाटर से रिएक्ट करा रहा है, ये सेकंड है। ठीक है, वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे ये MOH बनाएगा प्लस H2 बनाएगा। ठीक है, इसमें जो हमारे पास जो लिथियम होता है ये सबसे कम विगरस होता है टुवर्ड्स रिएक्शन विद वाटर एंड लिख ही देते हैं।
तुम लोग को बोले थे खैर ये पढ़ लेना, हो सकता है तुम लोग पढ़ भी लिया होगा। लिथियम इज लेस विगरस, सोडियम मतलब मॉडरेटली विगरस ही होता है, मॉडरेटली विगरस, एंड तो हम लोग का पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम है, ये तो एक्सप्लोसिव। इसको मॉडरेटली हटा दे रहे हैं, विगरस ही होता है ये, ठीक है, एंड बाकी तीन एक्सप्लोसिव रिएक्शन। सर अल्कली अर्थ वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाता है ना? नहीं, लेकिन ऑक्साइड वाटर के साथ फिर रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड जरूर बनाते हैं, दोनों केस में। बाकी सब पॉइंट बेसिकली हम लोग का डिस्कस ही है। तो सो हाँ बोलो। सो वो जो रिएक्शन था उससे जो रिएजेंट से बन रहा था, सो वो रिएक्शन कहाँ है? एनसी मतलब एस ब्लॉक में नहीं होगा, सॉल्ट में होगा। सॉल्ट एनालिसिस बेसिकली एनसीईआरटी में गिवन ही नहीं है। अरे वो लैब में ही पार्ट होता है, लैब में प्रिलिमिनरी या फिर कंफर्मेटरी टेस्ट में तो उसको हम किया लोग कहाँ जाता पढ़ेंगे उसे? है। एस ब्लॉक ये अभी एक बार पढ़ लिया, ठीक है, अब हाँ। इसको तुम याद रखोगे, अब इसका कोई एप्लीकेशन आएगा तो अप्लाई करोगे। पी ब्लॉक में फिर से आएगा, एस ब्लॉक में सॉल्ट में फिर से आएगा, डी ब्लॉक में तो सीओ तो है ही, डी ब्लॉक में भी आएगा, ठीक। सॉल्ट के पॉइंट साथ साथ बताते रहेंगे बहुत सारे, ठीक है, नहीं तो सॉल्ट में सारे पॉइंट्स एक साथ कवर करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसीलिए। एक और पॉइंट होता है कैल्शियम एंड बेरियम मेटल्स removes air from vacuum tubes। प्रॉपर्टी है भाई, तुम लोग याद रखो, बहुत मेन हो रहा है तुम लोग का, कोई ना कोई पेपर में आ ही जाएगा। LiCl is soluble in pyridine, नया प्रॉपर्टी। क्यों? बिकॉज LiCl is ऑलमोस्ट कोवलेंट, ऑलमोस्ट मतलब बहुत, सॉरी, कोवलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा हाई है उसमें, तो इसलिए वो pyridine में सॉल्युबल होता है। ये सब पॉइंट्स एनसीईआरटी में गिवन है, एनसीईआरटी को 3 बार रीड करो, उसमें जो भी पॉइंट तुमको नया लगता है उसको लिख लो, ठीक है, और उसको याद करना शुरू करो। KCl is used in fertilizers। अब ये सब हम लिखवाएंगे नहीं, मतलब लिखवाने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, तुम लोग ये सब खुद से भी लिख सकते हो एंड याद भी रखोगे, अच्छा ही बात है। सर जो मॉड्यूल में बहुत सारे प्रोसेस दिए हुए हैं, क्या क्या नाम बताओ? डाउन प्रोसेस और भी सारे। डाउन या डाउट? क्लोरीन के लिए हाँ, वो उसका लिस्ट दिया हुआ है तो। डाउन प्रोसेस मेटलर्जी में, और बताओ? बहुत सारे हैं प्रोसेस, तो उन्हें कैस्टर अभी पढ़ना। केलर सेल प्रोसेस। कास्टनर केलर सेल मेटलर्जी में। और जैसे कंपाउंड वाइज बहुत सारे रिएक्शन दिए हुए, जैसे NaCl का रिएक्शन, फिर NaOH का रिएक्शन, फिर NaHCO3 का रिएक्शन, मॉड्यूल भेजो, ऐसा। मॉड्यूल भेजो टेलीग्राम पे भेजो।
जल्दी भेजो। सर चला गया। अगर पढ़ ही रहे हो तो हाइड्रोजन में ये पढ़ना, वाटर सॉफ्टनिंग के मेथड्स, टेम्परेरी एंड परमानेंट हटाने के। सर इसमें काफी सारे रिएक्शन दे रखे हैं, तो हाँ, तो सारा इसीलिए करना। जब जब हम बताते थे कि उतना तो करो पहले, ये तो पहले करो। अब ये रिएक्शन विद हाइड्रोजन है, ये चीज यहाँ का पार्ट ही नहीं है, ये चीज वहाँ पढ़ाया जाता है, मतलब चाहे तो मेटलर्जी में या फिर डी ब्लॉक में आ जाता है। ये रिएक्शन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये भी रिएक्शन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, मतलब ये, लेकिन ये सब यहाँ का पार्ट ही नहीं है, तो यहाँ पे हम कुछ बता नहीं सकते। तो पढ़ना था। पढ़ लो, मतलब कोई रिएक्शन यहाँ पे फालतू का नहीं दिया हुआ है, ये सब रिएक्शन तुम्हारे देखे ही हुए हैं, सारे के सारे रिएक्शन। ये रिएक्शन भी सर अभी कौन काम, सा पढ़ना? अभी कौन सा पढ़ना है रिएक्शन, जो भी वो वाटर सॉफ्टनिंग के मेथड्स दिए हुए उसके रिएक्शन सारे पढ़ लो, याद कर लो। सर पेज नंबर बता दीजिए ना। यही तो गिवन है इस ब्लॉक में, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर, टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव बाय बॉइलिंग मेथड, क्लार्क्स मेथड, फिर परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने का मेथड होगा कालगॉन्स मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड, सिंथेटिक रेजन मेथड। एनसीईआरटी में भी गिवन है सब, एनसीईआरटी से भी पढ़ लो, दोनों से ही पढ़ लो बेसिकली, एक में रिएक्शन गिवन होगा, एक में नहीं गिवन होगा। बस हैवी वाटर उससे मत पढ़, मतलब अभी यार हाइड्रोजन छोड़ ही दो, बस वाटर सॉफ्टनिंग के मेथड्स ही पढ़ लो ना, इतना ही पढ़ लो तो बहुत ही है। अच्छा ये इधर भी दिया हुआ है, अच्छा हम कभी देखे नहीं मॉड्यूल में, याद रखना है इसको। ये देखो एटॉमिक साइज इन्वर्स बेस इन्वर्स डायग्राम, मेल्टिंग पॉइंट का आज ट्रेंड हम लोग पढ़े। क्या नहीं बताया तुम लोग भी खोजो अपने साइड से, ये अभी मत पढ़ना। रीडिंग कर सकते हो, ये सब क्या बोलते हैं, हेलाइड्स, कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, मतलब इसको पढ़ ही लो बेसिकली, नाइट्राइट्स पढ़ना ही है, नाइट्रेट्स भी देख लो, मतलब तुमको, हमको नहीं लगता इसमें कुछ नया चीज मिलेगा, ठीक है, पढ़ लो एक बार, ये सब रिएक्शन सही है। अब ये जो नाइट्रेट का पॉइंट है, ये सॉल्ट का पॉइंट है, अभी यहाँ क्या ही बताएं तुम लोग, लेकिन इसको याद कर लो, क्या ही बताएं। LiNO3 को क्या क्या क्या, एक मिनट आवाज नहीं आ रही,
इसमें कि beryllium machine करता है। हमको समझ में नहीं आया, मतलब फिर से रिपीट कर लो, या किसी और को समझ में आया तो रिपीट समझा दो। मतलब तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं आ रहा, कट रहा है। सर आवाज क्लियर एक्चुअली नहीं आ हेलो रहा है। सर, हाँ अब आ रहा है। बोलो। तो यहाँ पे गिवन है कि पर मैग्नीशियम होता है नाइट्रोजन। यार किसी और को समझ में आ रहा है प्लीज बता दो। तुम्हारा आवाज कट रहा है, तो सबके लिए कट रहा है, मेरे लिए सिर्फ कट रहा है? सर कट रहा। ठीक है, तुम टाइप कर दो यार, हम मैसेज कर दो। सर ये सब प्रॉपर्टी नहीं पढ़ना। क्या ये? नहीं नहीं, इतना नहीं पढ़ना। अरे भाई तुम लोग मॉड्यूल सर ऊपर सल्फेट्स का यूज। हाँ सल्फेट नीचे देख, ये सब तो नहीं पढ़ना है। LiAlPO4F सल्फेट 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 ज्यादा नहीं चाहिए क्या? टाउस प्रोसेस, ये प्रोसेस वैसे तुम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, नहीं है। ओके ओके, ये प्रोसेस तुम लोग वैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े ही हो। ये चीज भाई इसको ये चीज तो पूरा का पूरा इसी का है। ये चीज तुम लोग 10th में ही पढ़े हो वैसे, सॉरी 11th में, स्कूल के एग्जाम वगैरह के लिए। CaCl2 + NaF is used to lower the temperature। एक काम करो, तुम्हें इसको पढ़ो ही मत, ठीक है? इसको पढ़ोगे ज्यादा कंफ्यूज ही हो जाओगे। इससे अच्छा 2 बार NCERT पढ़ लो। ओके, इस पॉइंट को एक बार NCERT में वेरीफाई करो। सर होमवर्क दे दीजिए। पूरा शीट खत्म हो गया। सर आधा आधा करके दीजिए। अच्छा ठीक है, एक्सरसाइज 1 हुआ है। आधा हुआ। लास्ट क्लास का होमवर्क कर लिया तुम लोग? सर ये फर्स्ट एक्सरसाइज ही था। नहीं मतलब लास्ट क्लास तुम लोग को केमिकल बॉन्डिंग का होमवर्क किया था ना? यस सर। सर अच्छा उसमें डाउट है तो। ओके, तुम्हारा मतलब NCERT में गिवन है कि सबके साथ ऐड करता है, और इसमें गिवन है कि सिर्फ इनके साथ करता है। यस नो लिख दो बस। सर फिर से बोलिए ना। नहीं, अरविंद को बोल रहा है। एक मिनट, हाँ बोलो, तुम क्या कह रहे हो? केमिकल बॉन्डिंग में डाउट है? हाँ यार देखो, डाउट क्लास हो तो कम से कम, मतलब ये सब चीज का डाउट क्लास सब दे देंगे, ठीक है? इसमें कोई ज्यादा लोड नहीं है, ठीक है? मेरा उनसे बात हो रखा है। डाउट क्लास अगर चाहिए तो वो उनसे ले लो, वो नहीं मना करेंगे तुम लोगों को, या फिर कुछ नहीं। मेरा शेड्यूल एक्चुअली बहुत ज्यादा हेक्टिक चल रहा है, ठीक है? हेक्टिक क्या मतलब,
अभी इंजीनियरिंग में होता है, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर पर हेक्टिक ही हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि अभी पता चला कि अभी बस मतलब अभी कोई कंपनी आई, अभी तुरंत रजिस्ट्रेशन है, 2 घंटे बाद एग्जाम है, 2 घंटे बाद दूसरा एग्जाम है, इस तरीके से चल रहा है सिचुएशन, ठीक है। हर 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में मेल चेक करते रहो, अभी प्रोजेक्ट्स बनाओ, ये करो वो करो। और ऑनलाइन सेमेस्टर में ऐसे भी प्रोजेक्ट्स बना नहीं हुआ है, अब बनाओ बैठ के सारा सारा। तो इसीलिए मेरा शेड्यूल सही में बहुत हेक्टिक चल रहा है, ठीक है। तो मेरा तो टाइम देना भी बहुत मुश्किल होगा। आज ही मेरे 3 टेस्ट था, ठीक है। एक बस रात में मेल आया था, कल ही का बता रहे हैं, कल शाम में 5 बजे एक कंपनी का आया कि कंपनी आई है, 8 बजे तक उसका फॉर्म भरना है, 12 बजे तक उसका एक टेस्ट, सुबह में दूसरा टेस्ट, फिर एक तीसरा टेस्ट, फिर एक और थर्ड कंपनी का एक टेस्ट। मतलब टेस्ट पर टेस्ट हुए जा रहे, ठीक है। तो मेरे से मतलब थोड़ा सा भी डाउटलेस मत लो, अतुल सर से ले लो, क्योंकि उनका भी थोड़ा टाइम तो खाली है, मतलब अभी वो फ्री है दूसरे बैच से, तो उनसे ले लो। सिर्फ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस से क्वेश्चन आता है? मेन्स में तो आता है। अच्छा अरविंद तुम यस या नो क्या बता रहे हो, बताओ तो कुछ। हाँ ये सर लिखे थे चैट में। तो सारे 2 मेटल्स रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन का गिवन एनसीईआरटी में। अच्छा गिवन है ना। तो शीट का एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सारे मेटल्स रिएक्ट करते हैं 2 मेटल्स, लेकिन वहाँ शुरू में थ्योरी में गलत दिया हुआ है। शीट का एक्चुअली थ्योरी बहुत गलत होता है, बहुत जगह पॉइंट एम्बिगुअस है, क्योंकि देखो हम ये नहीं कह रहे कि शीट गलत है, हो सकता है कि नहीं करते हो, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि एनसीईआरटी में दे दिया है तो दे दिया है, तुम क्या ही कर सकते हो इसमें, एनसीईआरटी का ही मानना है। अब बायोलॉजी के एनसीईआरटी में शायद डीएनए का स्ट्रक्चर गलत दिया हुआ है, शायद अगर कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो। जब तक हमको याद है कि मतलब बुकलेट में डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ और दिया रहता है, एनसीईआरटी में कुछ और दिया रहता है, लेकिन मार्क्स हमेशा एनसीईआरटी वाले पे होता है, जबकि वो गलत है, हर किसी को पता है। तो उस पर क्यों दिमाग लगा। चलो तो फिर मीटिंग एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पहले तो अभी तो फिर ग्रुप 15 ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक क्लास में पूरा एक क्लास इस पे तो नहीं बताएंगे, ग्रुप 14 वगैरह पे। अभी तो ग्रुप 15 स्टार्ट करेंगे, ग्रुप 15 करते रहेंगे। उसके बाद फिर ग्रुप 15 के बाद ग्रुप 18। तुम्हारा 16 हो चुका है अरविंद? नो सर। ये तो ग्रुप 15 16 फिर 17 18 फिर मेटलर्जी, एनर्जी के बाद एनर्जी के बाद क्या, डी ब्लॉक और फिर सॉल्ट, ठीक है। अच्छा तुम लोग को मेरा वीडियोस वगैरह मिला क्या यूट्यूब पे, मतलब लास्ट ईयर वाले वगैरह? यस सर, सर्च नहीं लेकिन किया। तो बस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिखा रहा था वो, मतलब चैप्टर का नाम नहीं रहता है। हाँ ये प्रॉब्लम पता नहीं कौन अपलोड करता है, बट कुछ वीडियोस यार वहां से देख सकते हो, मतलब अगर किसी को लग रहा है कि भाई बहुत स्लो जा रहे हैं हम लोग, या तो उससे ज्यादा फास्ट में कर सकते हो, बाकी में लाइट है, तो वो वीडियो जाके देख सकते हो। हम पहले बैचेस में भी पढ़ाए हैं एंड सेम चीज पढ़ाए, तो तुमको अगर किसी भी चीज एक बार पढ़ना है तो वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। हम बस ये बताना था हमको। चलो तो फिर मीटिंग एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। सर पीडीएफ थैंक यू भेज सर। दीजिएगा ना। इसका इसका यार इतना मेरा गंदा हैंडराइटिंग है, तो लोग कैसे पढ़ पाते हैं यार, बताओ सर। सर हम लोग का भी ऐसे हैंड राइटिंग है। अरे हमको तो कभी कभी लिखते लिखते लगता है कि तुम लोग कुछ समझ पा भी रहे हो कि नहीं पा रहे हो। सर चैप्टर का नाम लिख दीजिएगा, नाम लिखा तो अच्छा बहुत कंफ्यूजन होता है। ओके ओके, एस ब्लॉक करके डाल देंगे।
हम देखते हैं बाकी टीचर लोग पीडीएफ शेयर करते हैं इतना सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में, फिर हम अपना देखते हैं इतना घटिया हैंडराइटिंग, तो हमको लगता है कि शेयर ही ना करें। हाँ, हम लोग अभी रुको, लाइन पे रहो, मतलब कोई छोड़ के मत जाओ, वरना थोड़े हम ज्यादा लेजी हैं, सब काम करेंगे नहीं। तो ये पीडीएफ फॉर्मेट तो नहीं सेव होगा? हाँ, इसको हम फिर कन्वर्ट कर देंगे। ये पीडीएफ फॉर्मेट पता नहीं क्यों नहीं होता है, मतलब अभी पहले पीडीएफ में हम फॉर्मेट में किए थे, बट उसमें क्या हुआ कि एरर आ गया था, मतलब वो ओपन ही नहीं होता है, कन्वर्ट ही नहीं होता प्रॉपर्ली। तो हो सकता है कि उसको आप भेज के देखिए ग्रुप में, हो सकता है वो कन्वर्ट हो गया होगा लेकिन वो ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, हम भेजते हैं। It is empty, it can't be sent. Yes. एक चीज होता है, उसको बोलते हैं बिहेवियरल टेस्ट। उसको तुम्हारे बिहेवियर पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, एंड उस टेस्ट में कोई सही या गलत आंसर नहीं होता है, एंड वो सबसे खतरनाक टेस्ट होता है, ठीक है। अब क्योंकि किसी चीज में अब सही और गलत आंसर ही नहीं है, तो तुम भाई जज किस पॉइंट पे करोगे? तो उस पे तुमको बेसिकली तुम्हारे वो सबकॉन्शियस से तुम्हारा जवाब निकलवाता है। एक ही सवाल को 10 बार इतने तरीके से पूछेगा कि एक पॉइंट पे आके तुम सच बोलना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो आज ही एक क्वेश्चन हम दे रहे थे, उसमें बस ऐसा होता ना कि नेक्स्ट कर दिए तो तुम वापस पीछे नहीं जा सकते, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था, डू यू लाई, मतलब फॉर योर बेनिफिट डू यू लाई। अब उसमें ऑप्शंस था ट्रू, मतलब वेरी ट्रू, नहीं सॉरी, वेरी एक्यूरेट, एक्यूरेट, इनएक्यूरेट या वेरी इनएक्यूरेट। तो फिर उसमें अब यार ये चीज सोचने वाला है सवाल है। अब इसमें कुछ सवाल सही, इसमें कुछ आंसर क्योंकि सही और गलत है नहीं, तो इसमें तुमको बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो रोल था वो एज अ इस चीज के लिए था, मतलब बिजनेस डोमेन के लिए था। तो अब बिजनेस में तुमको झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन झूठ बोलोगे तो कंपनी एथिक्स के खिलाफ हो जाएगा, तो तुम क्या करोगे? तो हम कर दिए कि अब हम क्या किए हमको अभी भी याद ही नहीं है। सपोज मारो कि हम एक्यूरेट किए, ठीक है, मतलब अपने फायदे के लिए झूठ बोलते हैं। जैसे ही नेक्स्ट के उसका अगला सवाल भी वही था कि ड्यू से लाए। अब क्योंकि तुम मार्क अपने सबकॉन्शियस से किए, तुमको याद भी नहीं है क्योंकि तुम मारे क्यों। अब इस पॉइंट पे अगर तुम वहां पे मतलब सोच के किए थे, तो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम अपने सबकॉन्शियसली मार्क नहीं करोगे, एंड तुम्हारा वो गलत हो जाएगा। एंड अगर वो गलत हो गया तो फिर तुम मतलब शॉर्ट लिस्टिंग से बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा चलते रहते हैं। अगर तुमको मतलब जानना है कि तुम एज अ पर्सन कैसे हो, तो तुम लोग को डेफिनेटली एक चीज बोलते हैं, उसको साइकोमेट्रिक टेस्ट बोलते हैं, देना चाहिए, ठीक है। अगर अभी तो नहीं, जब भी खाली हो तब, ताकि तुमको पता चले कि तुम एज अ पर्सन कैसे हो। चलो ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं, बहुत हो गया ज्ञान। चलो बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।